पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं एड्रीनलिन इंजेक्शन के बारे में। तो ये इंजेक्शन जो हम कहे तो लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंदर इंक्लूड होता है, और जितने भी अलग अलग पॉपुलर लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो उसी में से ये एक एड्रीनलिन इंजेक्शन भी काफ़ी पॉपुलर है, बिकॉज ये ऐसे जानलेवा कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट किसी को आता है, एनाफाइलेक्सिस शॉक वगैरह जो आते हैं। तो ऐसे जानलेवा कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन को इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। साथ ही आप यहाँ पे उसके वायल्स एंड एम्प्यूल्स को देखो तो उसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, जिससे यहाँ पे आप देखो कि RX लिखा है, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, और यहाँ पे लिखा है कि फॉर इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस, मतलब कि ये जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली खास कर दिया जाता है, और इंट्रावेनस के लिए यहाँ पे लिखा है कि IV आफ्टर द डाइल्यूशन। तो प्रॉपर डाइल्यूशंस करने के बाद ही वो इंट्रावेनसली दिया जाता है कि जिससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो। फिर यहाँ पे आप देखो तो एड्रीनलिन को दूसरा कहा जाता है एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और ये जो इंजेक्शन की जो हम स्ट्रेंथ देखें तो वो रहती है 1 मिलीग्राम पर ml, कि समझे कि आप उसका 1 ml जितना इसमें से कंटेंट लेते हैं तो उसके अंदर 1 मिलीग्राम जितना एड्रीनलिन जो है वो एज अ ड्रग कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो डाइल्यूशंस देखें तो 1 gem 1000 जितना डाइल्यूशन होता है, मतलब कि 1 ग्राम इन 1000 ml जैसा उसका मीनिंग होता है। तो अब आपके माइंड में सवाल ये होगा कि एड्रीनलिन क्या है या फिर एड्रीनलिन क्या है, वो अब हम समझते हैं। तो एड्रीनलिन ऑल्सो नोन एज ए एपिनेफ्रिन, कि एड्रीनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और ये एक टाइप का हार्मोन है कि जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आप देखो ये किडनीज है, और किडनीज के ऊपर ये जो आप ग्लैंड्स जो देख रही है कि दोनों किडनीज के ऊपर एक एक ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी, कि जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और वो काम करते हैं हार्मोन रिलीज करने का, और वो हार्मोन से एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन एंड एड्रीनलिन दोनों सेम ही है, एड्रीनलिन को ही एपिनेफ्रिन जो है वो कहा जाता है। तो कुछ इंजेक्शंस के ऊपर आप एपिनेफ्रिन भी लिखा हुआ देखेंगे, और कुछ इंजेक्शंस के ऊपर एड्रीनलिन लिखा हुआ होगा। तो ये हो गई बात हार्मोन की, कि जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोड्यूस होता ही है, बट साथों साथ उसको मेडिसिनली भी बनाया जाता है, कि जो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशंस होती है उनके इलाज में भी एज अ मेडिकेशन जो है वो ये यूज़ होता है, कि जिसके अलग अलग फंक्शंस है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे कि वो ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करवाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से प्रॉपर ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अब समझते हैं कि कौन से अलग अलग फंक्शंस है ये एड्रीनलिन के। तो सबसे पहला जो उसका की फंक्शन हम देखें तो वो है हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है, कि ये जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड्स में से, तो उसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे हार्ट रेट जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखने में हेल्प करता है, कि जब ये एड्रीनलिन प्रॉपर अमाउंट के अंदर रिलीज होता है तो हमारे हार्ट रेट जो है वो प्रॉपर रहते हैं, और जब कोई ऐसी कंडीशन आए कि हार्ट रेट हमारे कम हो रहे हैं तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली एड्रीनल ग्लैंड में से रिलीज होके हमारे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करवाएगा। तो एक एक्शन रहती है एड्रीनलिन की कि वो इंक्रीज करवाता है हार्ट रेट। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है, कि जैसे उसकी हार्ट ऊपर हमारे हार्ट के ऊपर असर होती है, उसी तरह से हमारे जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी उनकी असर होती है, कि ये ब्लड वेसल्स को वो क्या करता है, उनका कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, उनको टाइट करवा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तीसरा रीज़न ये है कि वो एयर पासेस को जो है वो इंक्रीज करवाता है, कि जब किसी पर्सन को समझो कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये एड्रीनलिन क्या करेगा, हमारे जो ये लंग्स के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रहे जो ब्रोंकाइज या फिर ब्रोंक्यूल्स है या फिर विंड पाइप है वगैरह को
डायलेट करके आसानी से एयर पासेस करवाने में हेल्प करेगा, कि जिससे जब भी कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो वो ठीक हो जाए। चौथा हम उसका फंक्शन देखें तो वो है कि प्यूपिल्स जो हमारी आंखों के अंदर होती है उनको एनलार्ज करवाता है, कि जब एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन को रिलीज़ करती है तो क्या होता है कि वो प्यूपिल्स के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। फिर जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से करवाता है और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू द मसल्स की और अच्छे से ब्लड को पहुंचाने का काम करेगा। साथों साथ जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज करवाता है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस और उसके प्रोड्यूस होने की मात्रा भी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, जिससे जो ब्रेन को जो ज़रूरियात होती है शुगर की या फिर जो ग्लूकोज की हम कहें तो वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो उसकी जो इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी के जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट के ऊपर उसकी असर देखो तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है। तो जब किसी पर्सन्स को हार्ट रेट कम हो जाते हैं तो ये फंक्शन का हम जो है वो बेनिफिट लेते हैं एड्रिनलिन इंजेक्शन देकर, कि समझो कि किसी के हार्ट रेट काफ़ी कम हो चुके हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उस वक्त ये इंजेक्शन हेल्प करता है हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने में। उसी तरह से किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर चुका है अचानक से, तो उस वक्त क्या करेगा ये इंजेक्शन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। तीसरा उसके फंक्शन का बेनिफिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हम देखें तो जो एयर पासेस जो है वो अच्छे से करवाता है, कि जो लंग्स तक जो एयर जो पहुंचनी चाहिए प्रॉपरली वो पहुंचाने का काम करेगा। बिकॉज ये जो हमारा एयरवेज होता है उसका पाथवे को क्या कर देता है, इस तरह से ब्रॉड कर देता है, डायलेट कर देता है, जिससे जो हवा है वो आसानी से हमारे लंग्स तक पहुंच सके। फिर जो आँखों के ऊपर हम देखें तो प्यूपिल्स को डायलेट करवाता है। फिर जितने भी अलग अलग हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। फिर जो लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म अच्छा करवाता है, कि जो लास्ट में हमारे ब्रेन को जो नीड होती है ग्लूकोज की वो पूरी करता है। तो ये सब फंक्शंस रहते हैं एड्रिनलिन के। तो इसी पर से उसके बेसिक यूज़ है एड्रिनलिन इंजेक्शन के। तो सबसे पहले तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन और ऐसी सीरियस कंडीशन जैसे कि कोई इंसेक्ट बाइट हुआ, कि कोई इंसेक्ट्स का बाइट हुआ है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो चुके हैं आपको फूड के कारण, किसी ड्रग्स की एलर्जी के कारण, या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस के कारण आपको ऐसी एलर्जी हुई कि वो एलर्जी काफ़ी सीरियस है, वेरी सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस, तो उसको ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी में ये इंजेक्शन को जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर जिन लोगों को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, कि इमरजेंसी कंडीशन ऐसी है कि पर्सन को ब्रीथिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वक्त ये एड्रिनलिन इंजेक्शन को जो है वो दिया जाता है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं उसको स्टिम्युलेट करता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से करवाता है, जिसके कारण वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक की कंडीशंस जिसको हम कहते हैं, तो उस वक्त हमारे हार्ट के जो फंक्शन है उसको स्टिम्युलेट करने के लिए, फिर से हार्ट आपका नॉर्मल फंक्शनिंग करे, उसके लिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसी कंडीशंस वेयर सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि कुछ बार ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस होती है कि उस वक्त किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर अचानक से काफ़ी कम हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाना। अब समझो कि ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाए तो वो जानलेवा कंडीशन बन सकती है, तो उस वक्त ज़रूरी है वो ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था उसको इंक्रीज़ करवाने की। कि मान लो कि किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हो गया था 40 mmHg जितना हो चुका था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ 40 तक पहुंच गया था, तो अब हमारा टारगेट है कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 mmHg जितना होना चाहिए। तो 40 से 120 तक जो करना है, कि मतलब कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना है, तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो है वो आपकी हेल्प करेगा कि इमरजेंसी कंडीशन में
ये ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करके देगा पर्सन का, कि जब उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो चुका है। पांचवा उसका हम यूज़ देखें तो जो ट्रीट्स करता है हाइव्स एंड इचिंग को, कि यहाँ पे आप देखो इस तरह से समझो कि आपकी स्किन ऊपर रैसेस वगैरह हो चुके हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के कारण ऐसे हाइव्स देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी इचिंग हो रही है, तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो है ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। छठा हम यूज़ देखें तो जो स्वेलिंग हो जाती है, कि यहाँ पे आप ये देखो कि फेस के ऊपर आप इस तरह से स्वेलिंग्स देख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिप्स के रीजन में स्वेलिंग वगैरह देख रहे हैं, थ्रॉट के रीजन में काफ़ी स्वेलिंग मतलब कि सूजन आ जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कि इसको हम क्या कहते हैं कि एनाफाइलैक्सिस भी कई बार कहते हैं, कि ऐसे कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कि जिससे आपके चेहरे के ऊपर इस तरह से सूजन आ जाती है, लिप्स के ऊपर सूजन आ जाती है, आँखों का जो रीजन होता है वहाँ पे भी आपको ऐसे काफ़ी सूजन देखने को मिलती है, कि जैसे कोई इंसेक्ट बाइट हो जाता है और उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये इंजेक्शन यूज़ होता है। कि जैसे कि मधुमक्खी के बाइट से समझो कि आपको ऐसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। फिर सातवां हम देखें यूज़, तो इट ऑल्सो रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ टंग, कि यही जो स्वेलिंग है उस जो अंदर की और ओरल कैविटी के अंदर है और टंग के आसपास है, तो भी ये इंजेक्शन जो है वो हेल्प करेगा उसको ट्रीट करने में। तो ये हो गए उसके बेसिक यूज़। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो एड्रीनलिन जो है वो स्पेशली टारगेट करता है अलग अलग जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर उसकी इफ़ेक्ट हम देखें तो क्या करता है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू एपिनेफ्रिन क्या करता है, इंक्रीज करवाता है वास्कुलर स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को, मतलब कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है और इंक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर। मतलब कि इस तरह से समझो कि आपकी ये ब्लड वेसल है, उसका ये इनिशियल डायमीटर इस तरह से है। अब आगे क्या होता है कि ये डायमीटर इस तरह से हो जाने के कारण ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, कि जैसे डायमीटर इंक्रीज होता है ब्लड वेसल्स का, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये इंजेक्शंस लेने के बाद क्या होगा कि ये ब्लड वेसल इस तरह से हो जाएगी, मतलब कि इसके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन उनका हो जाएगा, जिससे ये डायमीटर इस तरह से कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर की, जैसे हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे डायमीटर कम होता है किसी भी पाइप का या फिर किसी भी जो जहाँ से कोई लिक्विड फ्लो करता है, तो जैसे ही डायमीटर कम होता है प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सेम लाइक दैट हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड प्रेशर जो है वो अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये काम करता है स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस करवा के, कि जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। दूसरा उसका फंक्शन हम देखें तो दूसरा फंक्शन है रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल है वो है हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन की जो इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, कि जो रिस्पॉन्सिबल बनता है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के लिए, कि जो हमें सूजन हो जाती है, तो सूजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मेडिएटर है वो है हिस्टामाइन। तो अगर समझो कि हिस्टामाइन्स के जो रिलीज को कम करवा दे, उसकी इफ़ेक्ट को समझो कि हम कम करवा देते, तो ऑटोमेटिकली जो सूजन और इन्फ्लामेशन होती है वो कम हो जाती है। तो इसके ऊपर भी ये काम करता है। फिर इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिटेड डिसीज, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, एंड अल्फ़ा 2 से भी वो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है अल्फ़ा 1 से। बट अगर समझो कि ये बीटा रिसेप्टर से ब्लाइंड होता है तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन भी करवा सकता है। फिर हम देखें तो उसके हार्ट के ऊपर हम उसकी असर देखें तो हार्ट को क्या करता है, हार्ट के फंक्शंस को स्टिम्युलेट करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे जो ब्लड आता है वो ब्लड के फ्लो को ये करवाता है इंक्रीज, कि ब्लड फ्लो अच्छे से समझो कि जाएगा आपके हार्ट के अंदर, की जो कम हो गया था जिससे हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, तो ब्लड फ्लो को अच्छे से वहाँ पे पहुँचाएगा, कि जिससे हार्ट जो है वो अपनी रिदम जो है वो फिर से पा लेगा और वो प्रॉपर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ हम देखें
तो जब एयरवे हमारा ब्लॉक हो जाता है, कि समझो कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारा एयरवे होता है तो उसका हम समझो कि सेक्शंस देखें तो इस तरह से आपका एयरवे हो गया है कि जो काफ़ी स्मॉल हम कह सकते हैं। अब ऐसा स्मॉल या फिर यहाँ पे ब्लॉकेज जैसा ऐसा हो गया हो तो आपको ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो। अब क्या करेगा ये मेडिसिन्स एड्रेनालिन कि ये जो डायमीटर था उसको इस तरह से इंक्रीज करवा देगा, जिससे क्या होगा कि जो मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए, जिससे जो एयरवे था जो पहले काफ़ी स्मॉल था अब वो कैसा हो गया, थोड़ा वाइड हो गया, या स्मॉल या फिर जो नैरो हो जाता है एयरवे कि जिससे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वो एड्रेनालिन इंजेक्शंस देने के बाद इस तरह से थोड़ा वाइड हो जाता है। और जब ये वाइड हो जाता है तो आसानी से एयर इसके थ्रू जो है वो आपके लंग्स तक पहुंच जाती है और पर्सन की जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से उसकी वर्किंग एंड मैकेनिज्म बनते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन की। अब समझना जरूरी है कि उसको कौन से रूट से दिया जाता है और कौन सा डोज उसका स्पेशली होता है। तो स्पेशली डाइल्यूशंस के थ्रू ही ये इंजेक्शन को जो है वो दिया जाता है कि जब आपको सबक्यूटेनियसली उसको इंजेक्शन देना है या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो एक्सपर्ट्स देते हैं, तो उस वक्त उसका जो डाइल्यूशंस होता है ये वायल के अकॉर्डिंग होता है कि 1 ml सॉल्यूशन इन ए 3 ml सिंगल यूज़ वायल जो है ये कि जिसके अंदर 1 मिलीग्राम ड्रग है पर ml के, समझो कि 1 ml कंटेंट यहाँ से लिया जाता है तो उसके अंदर एड्रेनालिन कितना रहेगा, 1 मिलीग्राम जितना रहेगा। और ये डाइल्यूशंस तभी यूज़ करना है इसी तरह से कि जब आप इंजेक्शन सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली देते हैं। और ख़ासकर जो एनाफाइलैक्सिस शॉक के जो पेशेंट्स होते हैं, शॉक के पेशेंट, उनको ये इंट्रामस्कुलर ही रूट से ही दिया जाता है, बिकॉज इंट्रामस्कुलर से जो एब्सॉर्प्शन होता है वो काफ़ी रैपिड हो जाता है और पेशेंट को जो है वो काफ़ी राहत मिलती है कंपेयर टू द सबक्यूटेनियस साइट। फिर समझो कि आईवी दिया जाता है, तो आईवी सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के बाद ही दिया जाता है और वो डाइल्यूशंस रहता है 1 जेम 10,000। तो उसका मीनिंग समझो 1 जेम 1000 की जो ओरिजिनल है आपका, उसका मतलब होता है कि 1 मिलीग्राम पर ml की 1 ml में 1 मिलीग्राम जितना। तो 1 जेम 10,000 आप करते हैं तो ये हो जाता है 0.1 मिलीग्राम पर ml। तो जब आप उसको डाइल्यूशंस करके देते हैं प्रॉपरली तो ये डाइल्यूशंस होना चाहिए कि जब आप उसको इंट्रावेनसली देते हैं, कि अगर आपको डाइल्यूशन नहीं करते आप तो आप सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली ही उसको देना चाहिए। और डाइल्यूशंस करते हैं तो ये फॉलो करना चाहिए कि 1 जेम 10,000 डाइल्यूशंस जो है वो होना चाहिए, मतलब कि 0.1 मिलीग्राम पर ml। इतना होने के बाद ही आप जो है वो उसको इंट्रावेनसली दे सकते हैं। तो ये खास एक डायरेक्शन ध्यान रखने की, डोंट यूज़ अनडाइल्यूटेड फॉर आईवी की। आईवी के लिए कभी भी ये 1 जेम 1000 वाला डाइल्यूशन वाला या फिर अनडाइल्यूटेड जो हम कहते हैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज उससे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज इंट्रावेनसली देने से, क्योंकि आईवी जो है वो सबसे फास्टर रूट है, डायरेक्टली वेन के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर मेडिसिन जाती है, तो उस वक्त जो है वो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप गलती से भी आईवी दे देते हैं बिना किसी डाइल्यूशंस किए। तो ज़रूरी है कि बेस्ट सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाए, कि जो ये डाइल्यूशंस का जो वायल होता है। फिर आप समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये इंजेक्शन के? तो सबसे पहले एंजाइटी, कि देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको चिंता हो रही है, एंजाइटी, और साथों साथ रेस्टलेसनेस, मतलब कि जब चिंता होती है तो रेस्टलेसनेस आ ही जाती है, कि मतलब कि आप लेट नाइट तक सो नहीं पाते और आप जागते रहते हो लेट नाइट तक, कोई ना कोई चिंता आपको सताती है। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कई बार होते हैं ये इंजेक्शंस के रेगुलर यूज़ होने के बाद। फिर ट्रेमर, किस तरह से हाथों का
कांपना, कि जो इसको हम ट्रेमर कहते हैं इंग्लिश में, ऐसी कंडीशन भी होती है। वीकनेस आ जाती है कई बार, डिजीनेस जैसा फील करता है पर्सन, स्वेटिंग कि पसीना आ जाता है ये इंजेक्शंस के लिए देने के बाद, पाल्पिटेशंस जैसा फील करते हैं, पैलर मतलब कि इस तरह से पीलापन, कि ये वाला हाथ देखो तो आपको येलोविश देखने को मिलेगा, कि जिसको हम कहते हैं पेलर, पीलापन, जबकि ये जो है वो आप देखो तो नॉर्मल रेडनेस जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये साइड इफ़ेक्ट्स भी डेवलप होती है। फिर नोज़िया, वॉमिटिंग कॉमन है, हेडेक, सर दर्द, और कई बार समझे कि ओवरडोज हो गया तो ओवरडोज से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज होगी, बिकॉज एयरवे और ज़्यादा फैल जाएगा कि जो आप जो है वो प्रॉपर टॉलरेट ना कर पाओ। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होती है एड्रेनालिन इंजेक्शंस के ओवरडोज या फिर प्रॉपर यूज़ ना करने के कारण। फिर अब उसके वार्निंग्स देखें तो वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन आप खास समझिए कि मस्ट फॉलो द पेशेंट काउंसलिंग बिफोर यूज़, कि अगर कोई भी मेडिकल